नमस्कार। रिफॉर्मेशन टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बात कर रहे थे मार्टिन लूथर ने किस प्रकार से कैथोलिक चर्च की संस्था का विरोध किया। 1517 में जब चर्च ने तमाम उपायों से धन इकट्ठा करना शुरू किया, इसी क्रम में उसने इंडल्जेंसेस पाप विमोचन पत्रों की बिक्री आरंभ की। तो लूथर ने सर्वप्रथम उनके इस काम का विरोध किया। जर्मनी में जब पोप का अधिकृत एजेंट टेटजल इंडल्जेंसेस की बिक्री कर रहा था, तो मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के बाहर अपना विरोध पत्र, जिसका टाइटल था द 95 थीसिस, गिरजाघर के द्वार पर लटका दिया और इस तरह से उन्होंने चर्च की खुलेआम आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात लूथर ने अपने भाषणों के माध्यम से, पैम्फलेट्स के माध्यम से उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से जाने जाते हैं। 1521 में लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया पोप ने, और इस अवधि में उनके मित्र थे सैक्सनी के शासक, उनके यहाँ उन्होंने संरक्षण प्राप्त किया और इस प्रकार से लूथर जो है उनके प्रकोप से बच गए। अब हम बात करते हैं मार्टिन लूथर के विचार क्या थे। लूथर ने ईसा और बाइबल की सत्ता एक्सेप्ट की, लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को स्वीकार नहीं किया। चर्च के द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उन्होंने ईश्वर में आस्था को मुक्ति का साधन बतलाया। ईसाई धर्म में सप्त संस्कार की मान्यता है, उनमें से 3 को उन्होंने स्वीकार किया: नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। इसके अलावा जन्म संस्कार, नामकरण, प्रायश्चित, पवित्र प्रसाद, दीक्षा, ऑर्डिनेशन, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, ये 7 संस्कार क्रिश्चियनिटी में माने जाते हैं। लूथर ने चर्च के चमत्कारों में अविश्वास व्यक्त किया। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को न्याय के ऊपर नहीं होना चाहिए। लूथर ने कहा कि रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाना चाहिए। धर्म ग्रंथ सबके लिए और हर एक व्यक्ति उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चर्च के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने सुझाव दिया कि पादरी लोगों को भी विवाह करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। तो ये कुछ विचार हैं मार्टिन लूथर के, जिसके माध्यम से लूथर ने धर्म को एक अत्यंत ही सरल स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उसने कैथोलिक चर्च की जो श्रेणीबद्ध व्यवस्था थी उसको अस्वीकार किया। जर्मन भाषा को चर्च के कार्य व्यवहार की भाषा बनाया, मठवाद का अंत किया और पुरोहितों के पद को समाप्त किया। लेकिन लूथर जो है वो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से देखे जाए तो उतने उग्र सुधारवादी नहीं थे। 1525 में जर्मनी के किसानों ने विद्रोह कर दिया। केंद्रीय और दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी के बहुत से किसानों ने बहुत विद्रोह किए, जिन्हें महान कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कृषि दास प्रथा का विरोध कर रहे थे लोग, सामंती करों का विरोध कर रहे थे, वन संपदा पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे और बहुत सारे धार्मिक करों के विरुद्ध तो वो थे। तो लूथर ने इस विद्रोह को दबाने में शासकों और जमींदारों को सपोर्ट किया और यह आंदोलन दबा दिया गया। लगभग 50,000 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो दमन के माध्यम से इस आंदोलन का अंत कर दिया गया। इसकी वजह से जो निम्न वर्गीय शक्तियाँ थी उनकी सहानुभूति लूथर को नहीं मिल पाई। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च का किस प्रकार से जन्म हुआ। ये जो धार्मिक विवाद चल रहा था जर्मनी में, इसके समाधान के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा बुलाई गई 1526 में, और इस सभा में इस जो विवाद चल रहा था इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका। तो 1529 में स्पीयर में ही धार्मिक विवाद के हल के लिए दूसरी सभा बुलाई गई। इस सभा ने भी सुधार आंदोलन को मान्यता प्रदान नहीं की। परिणाम क्या हुआ कि इस सभा के जो एक पक्षीय निर्णय थे उनका से को जो सपोर्ट कर रहे थे शासक, उन्होंने तीव्र विरोध किया और इस विरोध के कारण ही इस आंदोलन का नाम प्रोटेस्ट से निकला है। विरोध की वजह से प्रोटेस्टेंट पड़ा। और ये जो तारीख है 19 अप्रैल 1529, यह विरोध इस दिन किया गया था, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से प्रोटेस्टेंट शब्द का जो जन्म है वो 19 अप्रैल 1529 को माना जाता है। 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म का सैद्धांतिक रूप निरूपित किया गया और इसमें मार्टिन लूथर के तमाम सिद्धांतों को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद में धार्मिक विवादों के हल के लिए आगे चलकर जो संधि इम्पोर्टेंट है उसका नाम है ऑक्सबर्ग की संधि, जो कि 1555 में हुई थी।
ये जो तमाम धार्मिक विवाद चल रहे हैं उनका समाधान करने के लिए सम्राट चार्ल्स पंचम, ये पवित्र रोमन साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने ऑक्सबर्ग में एक सभा बुलाई थी 1530 में। और इस सभा में उन्होंने प्रोटेस्टेंट वादियों को कहा कि वो अपने सिद्धांत पेश करें। तो प्रोटेस्टेंट वादियों ने अपने सिद्धांत एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के रूप में पेश किए और इस दस्तावेज को ऑक्सबर्ग की स्वीकृति के नाम से जाना जाता है। लेकिन चार्ल्स पंचम ने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे चलकर लगभग 1532 से 46 तक एक विराम संधि की गई। फिर चार्ल्स पंचम ने डिसाइड किया 1546 में कि वो इन प्रोटेस्टेंट मत को मानने वालों का समूल दमन कर देगा। परिणाम ये हुआ कि जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ गया। 1546 से लेकर 1555 तक ये गृह युद्ध चलता रहा। 1555 में एक संधि हुई जिसका नाम है ऑक्सबर्ग की संधि। ये जो संधि हुई थी, चार्ल्स पंचम जो कि पवित्र रोमन साम्राज्य के शासक थे, उनके छोटे भाई थे प्रिंस फर्डिनेंड, जो जर्मनी के मामलों को देखा करते थे। तो प्रिंस फर्डिनेंड ने संधि की, जर्मनी में जो प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले लोग थे उनके साथ में ये संधि की। ये जो संधि है, इस संधि के अनुसार हर शासक को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। 1552 से पहले प्रोटेस्टेंट लोगों ने चर्च की जो प्रॉपर्टी अपने अधिकार में ले ली गई वह उनकी मान ली गई। लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी को भी मान्यता प्रदान नहीं की गई। इसी प्रकार से कैथोलिक क्षेत्र में जो लूथरवादी रह रहे हैं उनको धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई कैथोलिक धर्म परिवर्तन करता है तो उसे पद से संबंधित समस्त अधिकारों को छोड़ना होगा, परित्याग करना होगा। तो ये ऑक्सबर्ग की संधि है, इससे भी इस धार्मिक विवाद का समाधान नहीं हो पाया क्योंकि इस संधि में बहुत सारी त्रुटियां थी। पहली त्रुटि तो यही थी कि शासक निश्चित करेगा कि इसका और उसकी प्रजा का धर्म क्या होगा। तो प्रजा को ये हक नहीं दिया गया कि वो अपने धर्म का चुनाव कर सके। पहली त्रुटि ये हो गई। इसके अलावा लूथरवाद के अतिरिक्त किसी और वाद को मान्यता प्रदान नहीं की गई। लूथरवाद के अलावा भी बहुत सारी प्रोटेस्टेंटवाद की शाखाएं हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में हुल्रिक ज्विंगली ने अपने मतों का प्रचार किया। जॉन कॉल्विन आगे चलकर कॉल्विनवादी कहलाते हैं, कॉल्विन मत का प्रचार प्रसार किया। इस तरह की जो तमाम शाखाएं थी उन विचारधाराओं को इस संधि के माध्यम से मान्यता प्रदान नहीं की गई। इसके अलावा इस संधि में जो संपत्ति के अधिकार संबंधी धाराएं थी उन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में विवाद को और ज़्यादा बढ़ा दिया, झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया और जर्मनी में धार्मिक संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। इस संधि के उपरांत भी जो लगभग 30 वर्ष तक चलता रहा और उसके बाद वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से इस विवाद को अंत किया गया, इस विवाद का अंत हो गया। तो ऑक्सबर्ग की संधि 1555 एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, किस तरह से लूथरवादियों के साथ में समझौता करने की कोशिश की गई पवित्र रोमन साम्राज्य के द्वारा। इसके अलावा एक और वाद है जिसे काल्विनवाद कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट मत की ही एक ब्रांच है। इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड से हुई थी। इसके प्रणेता माने जाते हैं हुल्रिक ज्विंगली, जिनका पीरियड है 1484 टू 1531। हुल्रिक ज्विंगली ने बहुत सारी शिक्षाएं दी थी जो आगे चलकर काल्विन मत का आधार बनी और इन्होंने स्विट्जरलैंड में इस मत का प्रचार प्रसार किया और इसी प्रचार प्रसार के दौरान जो गृह युद्ध हुआ इनमें इनकी डेथ हो गई। इन्होंने बलात् धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की थी स्विट्जरलैंड के बहुत सारे कैंटन्स में। स्टेट जो है वहाँ के ज़िले जो है उन्हें कैंटन कहा जाता है। काल्विनवाद को ज़्यादा पॉपुलर बनाया गया जॉन कॉल्विन के द्वारा, जो कि फ्रांस के थे। इनका पीरियड है 1509 से 1564। काल्विन जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन फ्रांस को छोड़कर आगे चलकर वो स्विट्ज़रलैंड में आ गए और उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए। इन पर जो ज्विंगली हैं उनकी शिक्षाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इनकी जो बुक है जिसके माध्यम से इन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत हम कहें तो। मुख्य बात जो है काल्विनवाद की वो ये है कि मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती है और ना ही आस्था से, यह तो बस ईश्वर के अनुग्रह से हो सकती है। ठीक है ना, अर्थात व्यक्ति और ईश्वर के बीच किसी भी तरह के माध्यम को स्वीकार नहीं किया गया। बाइबल को मुक्ति का एकमात्र साधन स्वीकार किया गया।
और संस्कारों की महत्व को कम करके व्यक्ति के नैतिक आचरण, पवित्र आचरण और नैतिक अनुशासन को इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया। तो काल्विनवाद हम कह सकते हैं विशुद्ध नैतिकतावादी धर्म है। काल्विनवाद संपूर्ण यूरोप में फैला, जबकि लूथरवाद जो है मुख्यतः जर्मनी का राष्ट्रीय धर्म ही बनकर रह गया। बहुत सारी जो खास बातें हैं, अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएट करना चाहें काल्विनवाद में और लूथरवाद में, तो काल्विन जो है उसने चमत्कारों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, प्रतीक रूप में भी स्वीकार नहीं किया, जबकि लूथर ने प्रतीक रूप में चमत्कारों को एक्सेप्ट किया था। तो उस अर्थ में हम कह सकते हैं जो काल्विनवादी हैं वो अधिक परिवर्तनवादी हैं, लेकिन लूथर जो है उसे चर्च को स्वीकार किया है या बहुत ज़्यादा नकारा नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्होंने चर्च की संस्था को एक्सेप्ट कर लिया है। लूथर जो है वो राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खींच सके, जबकि काल्विन ने दोनों के कार्यक्षेत्र को बिल्कुल अलग घोषित किया। राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग है, ऐसा काल्विन ने कहा। लूथर ने आस्था को मुक्ति का साधन माना है, जबकि काल्विन ने ईश्वर के अनुग्रह को मुक्ति का साधन माना है। लूथर ने चरित्र और आचार व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन काल्विन ने चारित्रिक अनुशासन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। काल्विनवाद यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ और अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे स्कॉटलैंड में काल्विनवादी कहलाते हैं प्रेस्बिटेरियन। इसी तरह से फ्रांस में जो काल्विन के अनुयायी हैं उन्हें ह्यूगोनॉट कहा जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका में इन्हें प्यूरिटन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच हम कह सकते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसे हम काल्विनवाद विचारधारा कह सकते हैं। थैंक यू।